तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था बीएमएस के दौरान उनको कौन कौन से मॉडर्न सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाती है और अलग अलग सब्जेक्ट्स में किस टॉपिक के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आज का यह वीडियो सिर्फ सर्जरी पे फोकस किया गया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो CCIM ने कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स को लेके अलाउ किया था कि ऐसे आयुर्वेद के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने MS आयुर्वेद शल्य विषय से किया हो, तो उसको स्वतंत्र रूप से उन सारी सर्जरीज को वो कर सकते थे। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो भी चिकित्सा का संगठन है, काफ़ी हो हल्ला हुआ, काफ़ी ज़्यादा विवाद इस पे हुए और बहुत से दिनों तक मीडिया में सुर्खियों में मुद्दा बना रहा कि आयुर्वेद के जो चिकित्सक है कैसे सर्जरी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सबको यह क्लियर कर देंगे कि आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं सर्जरी क्यों कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ की टीचिंग और ट्रेनिंग दी गई है तो उसको करने से क्यों रोका जाए। और CCIM का जो फैसला है, हमारे देश का जो स्वास्थ्य ढांचा है और जो चिकित्सकों की उपलब्धता है उसके आधार पर देखा जाए और आयुर्वेद के जो भी चिकित्सक हैं उनको जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है उसको देखते हुए अगर कहा जाए तो CCIM का फैसला है जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे जो है हमारा जो चिकित्सकीय ढांचा है इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। छोटे छोटे गांव और शहरों में जो है आसानी से लोगों को सर्जन उपलब्ध हो सकेंगे और कम खर्च में ही उनको सर्जिकल जो भी सुविधाएं हैं उनको आसानी से मिल जाएगी। तो इस वीडियो का आप जो है शुरू से अंत तक जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हम टू द पॉइंट बताएंगे। आप बहुत ऐसे आपने वीडियोस देखे होंगे जहाँ की सारी चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं, सिर्फ विवाद किया गया है, लेकिन टू द पॉइंट आपके सवालों का जवाब उसमें नहीं दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जो CCIM का नोटिफिकेशन है भारत सरकार के द्वारा जो किया गया है कि कौन कौन सी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, और पूरा आपको दिखाने के बाद आपको हम ये बताएंगे कि कौन कौन से सर्जरीज हमारे जो अध्ययन के दौरान, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान कराई जाती है और सिखाई जाती है। क्योंकि दोनों जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर इसमें अंदाज़ा लग जाएगा कि जो नोटिफिकेशन है कहीं से भी गलत नहीं है और यह नोटिफिकेशन जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के हित में किया गया है। इससे हर आदमी को आसानी से सर्जन उपलब्ध हो सकेगा, उनको बड़े बड़े शहरों में छोटे मोटे इलाज के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम आपको डिटेल में बताते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। ये है भारत का राजपत्र यानी द गैजेट ऑफ इंडिया, और इसमें जो संशोधन हुआ था आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट है 20 नवंबर 2020 को, और इसी दिन ये नोटिफिकेशन जो है पब्लिश हुआ था। नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे 2 नंबर, इन द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद एजुकेशन रेगुलेशन 2016 in regulation 10 after sub regulation 8 the following sub regulations shall be inserted, namely during the period of study the PG scholar of Shalya and Shalak shall be practically trained to acquaint with as well as to independently perform the following activities, so that after completion of his PG degree he is able to perform the following procedures independently। तो PG के बाद जो है इनको अलाउ किया गया है कि कौन कौन सी सर्जरीज इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सी सर्जरी के लिए परमिशन दी गई है। तो इसमें जो है MS शल्यतंत्र जनरल सर्जरी, लेखन छेदन एंड दुष्ट नीच व्रण, तो ये पहले जो दिया गया है जो क्लासिकल आयुर्वेद के नोमेनक्लेचर है उसको दिया गया है, और इसके बाद जो है इसके जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी वो दी गई है। तो इसमें डिब्राइटमेंट है, फैशियोटॉमी है, क्यूरिटेज है। जो सेकेंड है इसमें आपका पेरी एनल एब्सेस, ब्रेस्ट एब्सेस, एक्जेलरी एब्सेस एंड सेलुलाइटिस। जो थर्ड पॉइंट है इसमें आपको बहुत सारे जो है ईयरलोब रिपेयर के बारे में है।
जो 4th नंबर है इसमें जो सिस्ट है, सीबेसियस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, म्यूकोसल सिस्ट, रिस्टेंशन सिस्ट, बेनाइन ट्यूमर्स में लाइपोमा, फाइब्रोमा, इन सब के बारे में है। और जो 5th है छेदन कर्म यानी कि एक्सीजन या एम्पुटेशन ऑफ गैंग्रीन। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट में जितने आपके व्रण यानी वुंड हैं उसमें उनकी स्यूचरिंग, हेमोस्टेटिक लाइगेचर्स, लाइगेशन एंड रिपेयर ऑफ टेंडन एंड मसल्स। जो 7th है रिमूवल ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक फॉरेन बॉडीज फ्रॉम नॉन वाइटल ऑर्गन्स। 8th में क्लोज रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन, स्प्लिंट कास्ट। 9th में रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन। 10th लेप्रोटोमी एंड पैरासेंटेसिस। 11th वेरियस मेथड्स ऑफ हेमराइडेक्टोमी, स्केलोथेरेपी, IRC, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड लेजर एब्लेशन। 12th फीचर इन एनो, एनल डायलेटेशन, स्फिंक्टरेक्टोमी, एनोप्लास्टी। 13th में फिस्टुलेक्टोमी एंड फिस्टुलोटोमी। 14th एक्सीजन ऑफ पाइलोनाइडल साइनस। 15th वेरियस रेक्टोपैक्सी। 16th सब सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टोमी, सिस्टोलिथोटोमी। 17th यूरेथ्रल डायलेटेशन, मीटोमी। 18th फाइमोसिस, सर्कमसीजन। 19th कंजेनाइटल, इंग्विनल, अम्बलाइकल, एपिगैस्ट्रिक, फीमोरल एंड इंसिजनल हर्निया, हर्नियोटोमी, हर्नियोरैफी एंड हर्नियोप्लास्टी। 20th हाइड्रोसिल, इवर्जन ऑफ सैक। 21 इंटरकॉस्टल ड्रेन फॉर्म, थोरेसिक ट्रॉमा। 22 लाइगेशन ऑफ हेमेंजियोमा, वैस्कुलर लाइगेशन, लाइगेशन ऑफ वेरिकोसिल, वेरिकोज वेन्स, स्ट्रिपिंग सर्जरी। 23 स्तन ग्रंथि, अर्बुद छेदन, एक्सीजन ऑफ बेनाइन लेजन्स, सिस्ट ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट एंड लंप बायोप्सी। 24th एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी। 25th पाइलोरोमाटोमी। 26th वीडियो प्रोक्टोस्कोपी एंड सिग्मोइडोस्कोपी। 27th इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी, रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस इन इमरजेंसी। 28th सिग्मोइडोस्कोपिक बायोप्सीज, पॉलीपेक्टोमी। 29th एपेंडिसेक्टोमी। 30th एपेंडिकुलर एब्सेस। 31 कोलिसिस्टेक्टोमी। 32 लैरिंजियल मास्क एयरवे इंट्यूबेशन, बैग मास्क वेंटिलेशन। 33 सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी। 34 सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी। 35th एक्सीजन ऑफ कैल्सिफाइड प्लेक पायरोनिक डिजीज। 36 आर्किडोपैक्सी। 37th आर्किडोक्टोमी। तो अब तक आपने देखा कि गैजेट नोटिफिकेशन में किसके लिए अनुमति दी गई है। अब देखते हैं कि जो अनुमति दी गई है क्या वो पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं सिलेबस में, जो आयुर्वेद में MS आयुर्वेद का सिलेबस है और जो CCIM द्वारा निर्धारित है। अब देखते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाता है जो आयुर्वेद के स्टूडेंट होते हैं जो MS करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पेपर 3rd है, उसमें आधुनिक शल्यकर्म, मॉडर्न सर्जरी, जो कि 100 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या दिया गया है, फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न सर्जरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्जिकल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग सर्जिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, डायग्नोसिस एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेड एंड स्पाइन इंजुरी, थोरेसिक ट्रॉमा एंड एब्डोमिनल ट्रॉमा, ब्लास्ट इंजुरी एंड मैनेजमेंट, डायग्नोसिस एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ नेक डिसऑर्डर्स, सैलाइवरी ग्लैंड्स, थायराइड, थायरोग्लोसल सिस्ट, फिस्टुला, ब्रैकियल सिस्ट एंड फिस्टुला, cystic hygroma and lymphadenopathies, diagnosis and surgical management of breast disease, benign and malignant breast tumors, diagnosis and surgical measures of disease of gastrointestinal system, oral cavity, oral ulcer, oral cancer, precancerous conditions, submucosal fibrosis, ल्यूकोप्लेकिया, क्लेफ्ट लिप पैलेट, लिप ट्यूमर, म्यूकोसल सिस्ट, नेसोफेरेंजियल कैंसर, टंग अल्सर एंड कैंसर, इसोफेगस, इसोफेजियल वेराइसिस, डिस्फेजिया, न्यूप्लाज्म, स्ट्रिक्चर एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, स्टमक एंड डिगोडेरम, कंजेनाइटल एनामलीज, इंज्यूरीज, इन्फ्लेमेशन, अल्सर, न्यूप्लाज्म, पाइलोरिक स्टेनोसिस, एक्यूट डायलेटेशन, हियटस हर्निया एंड फॉरेन बॉडीज, पैंक्रियाज, कंजेनाइटल एनामलीज, एक्यूट एंड क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, कैलकुलाई, न्यूप्लाज्म एंड सिस्ट ऑफ पैंक्रियाज, पेरिटोनियम, ओमेंटम, मिसेंट्री, रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस, पेरिटोनाइटिस, एब्सेस, न्यूप्लाज्म, मिसेंट्रिक सिस्ट, टॉर्सन ऑफ मिसेंट्री, वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, रेट्रोपेरिटोनियल सिस्ट एंड फाइब्रोसिस, एब्डोमिनल मास, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन, कंजेनाइटल एनामलीज, इन्फ्लेमेशन, अल्सर, न्यूप्लाज्म, स्टेनोसिस, इंज्यूरीज, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम में, वर्मिफॉर्म, अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिकुलर एब्सेस, अपेंडिकुलर मास, परफोरेशन, कार्सिनोइड ट्यूमर एंड अंडर न्यूप्लाज्म,
इसके अलावा आप और देख सकते हैं डायग्नोसिस एंड सर्जिकल मेजर्स ऑफ डिजीज हेपेटो बिलियरी सिस्टम, जिसमें कि सारे लीवर के सिस्ट और मैलिग्नेंसी, पोर्टल हाइपरटेंशन, बर्चेरी सिंड्रोम, गाल ब्लैडर में कंजेनाइटल जो एनॉमलीज है गाल ब्लैडर की, एक्यूट एंड क्रोनिक कोलोसिस्टाइटिस यानी कि पित्त की थैली में सूजन, उसमें पत्थरी हो, जीबी स्टोन में न्यूप्लाज्म हो, स्टेनोसिस हो, इन सारी चीज़ों के अलावा डायग्नोसिस एंड सर्जिकल मेजर्स फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ आर्टरी, वेन, लिगामेंट्स, मसल एंड टेंडन्स, डायग्नोसिस एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हर्निया, तो जितने भी हर्नियाज हैं, इंगुइनल हो, फेमोरल हो, अम्बलाइकल हो, इंसिजनल हो, एब्डोमिनल वाल हो, और जो भी हर्निया हैं उनके मैनेजमेंट, सर्जरी, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक लेप्रोस्कोपी, एनेस्थेसिया, उसके जितने भी टाइप्स हैं, इंडिकेशंस हैं, कंट्राइंडिकेशंस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जो है सिलेबस में बताया जाता है और पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो मेडिकल लीगल इशू है उनके बारे में भी सारी चीज़ें हैं। मेडिकल प्रोफेशन में नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, सर्जिकल एथिक्स है, तो ये सारी चीज़ें जितने प्लास्टिक सर्जरी के जो पार्ट हैं, कर्ण संधान, आरोप्लास्टी, नासा संधान, राइनोप्लास्टी, ओस्ट संधान, किलोप्लास्टी, ग्राफ्ट्स एंड फ्लैप्स, टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन, तो जितने भी प्लास्टिक सर्जरी के पार्ट हैं वो सारे जो है सिलेबस में कवर किए गए हैं और ये हर जगह जो है पढ़ाए भी जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब बुक्स की बात भी कर लेते हैं कि कौन कौन से बुक्स जो है इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें मेनली जो हम यहाँ पे मॉडर्न की ही बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक ऑफ सर्जरी बाय सेबिस्टन, ऑपरेटिव सर्जरी रॉब एंड स्मिथ, बेलीज एंड लव शॉर्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सर्जरी, फ्रैक्चर्स एंड जॉइंट इंजरीज, टेक्स्ट बुक ऑफ ऑपरेटिव सर्जरी, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी, सर्जिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल मेथड्स इन सर्जरी, जो एस दास की है, काफ़ी पॉपुलर बुक है, हर जगह यही पढ़ाई जाती है, टेक्स्ट बुक ऑफ ऑपरेटिव सर्जरी। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस है लगभग सभी जगह जो है सेम है, और जितनी सिलेबस में है इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम सर्जरी को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने के लिए परमिट किया गया है, जबकि सिलेबस देखा जाए या उनकी ट्रेनिंग देखी जाए तो बहुत ऐसी सर्जरीज हैं जो कि पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो आपने देखा कि जो CCIM के नोटिफिकेशन में जितनी सर्जरी की अनुमति दी गई है और जितना हमें पढ़ाया जाता है उसके मुकाबले देखा जाए तो बहुत कम है। यानी कि अगर भारत सरकार और CCIM चाहें तो और भी सर्जरी की अनुमति हमको दे सकता है, हमको यानी कि जिन्होंने MS शल्य विषय से PG किया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी संदेह होंगे आपके मन में निश्चित रूप से दूर हो गए होंगे, और अगर भविष्य में कभी भी आपको ऐसी कोई शंका हो कि आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के जो सर्जन हैं, उनसे आपको सर्जरी करानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको बिल्कुल इसमें स्पष्ट हो गया होगा। तो जितने भी आयुर्वेद के जो शल्य चिकित्सक हैं वो भी उतने ही कॉम्पिटेंट हैं जितने कि अन्य विधा के चिकित्सक या सर्जन। तो आप जब भी कोई सर्जरी कराना चाहें तो बेहिचक आप सर्जरी कराइए, क्योंकि आयुर्वेद के जो भी सर्जन होते हैं उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है उन सभी सर्जरीज की जो कि नोटिफिकेशन में किया गया है या जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।